अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 20 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया जी पोस्ट ईद। क्या कर रहे थे हम ईद से पहले? IFRS 16 कर रहे थे, कुछ याद है? अच्छा यार, थोड़ी सी जरा रिवीजन कर लेते हैं, वरना तो मेरे ख्याल में कुछ जो शक्लें नजर आ रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ याद ही नहीं है कि मतलब हो क्या रहा था। क्लास ये कैफ 5 है, FAR 2 आप CA कर रहे थे। याद है? एक होता था लेसी और एक होता था लेसर। एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी रिवीजन ज़रा करते हैं क्विकली, ताकि हम ज़रा वापस आ जाएं। ठीक है। अच्छा जी, लेसी की जो हमने लीज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि लेसी कहता है, लीज को देखकर सवाल करता है कि क्या ये लीज शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसिड की लीज है। अगर ऐसा होता था तो स्टैंडर्ड ने एक चॉइस दी थी। स्टैंडर्ड ने क्या कहा था जी? आप चाहो तो चॉइस है आपके पास, चॉइस है टू यूज सिंपल अप्रोच, सिंप्लीफाइड अप्रोच। याद है? टू यूज सिंप्लीफाइड अप्रोच, सिंपल अप्रोच। यानी अगर सिंपल अप्रोच होती थी तो आपको क्या करना पड़ता था? राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे? नहीं, पीएनएल के अंदर क्या आता था? रेंट एक्सपेंस। वो आया कमाया से हमने यूज करके इधर भी सीख लिया था। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस गया, खर्च हुआ, रेंट एक्सपेंस आता था। और बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज वगैरह कुछ भी नहीं होता था। डेप्रेशन, यहाँ पे डेप्रेशन भी नहीं आती थी, याद है ना? ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर आ जाया करता था, हाँ, प्रीपेड या पेएबल। बैलेंस शीट में रेंट प्रीपेड और रेंट पेएबल ये आ सकता था, लेजर बना के निकाला करके। ठीक है जी। और अगर लीज जो है वो शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू नहीं होती थी तो फिर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ओल्ड, पुराना तरीका। पुराने तरीके में क्या करते थे आप? राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आया करता था? इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, राइट ऑफ यूज का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आता था। और बैलेंस शीट के अंदर क्या आया करता था? ये कितने बच्चे इस तरह से रिवीजन करते होते हैं? ये इस तरह से रिवीजन करते रहे ना आप, कमाल हो जाए जी। बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज आता था नॉन करंट एसेट्स में, उसके बाद लीज लायबिलिटी आती थी, करंट नॉन करंट अलग करते थे, और इंटरेस्ट पेएबल भी आ जाया करता था अगर एडवांस का सवाल हो या ईयर एंड जो है वो डिफरेंट हो लीज का हमारे साथ। कुछ याद आया क्या कर रहे थे? अच्छा, ऐसे ही एक लेसर भी होता था। तो जिनको याद नहीं था, इंशाल्लाह उनको मैं याद करवा लूंगा, टेंशन नहीं लेनी बस आप। लेसर जो होता था ना जी, लेसर, वो 5 क्वेश्चंस करता था। ठीक है जी। और अगर उन 5 क्वेश्चन में से, बस ठीक है, 5 क्वेश्चंस करता था और उससे अगर सबका जवाब नो आता था तो ऑपरेटिंग लीज, और अगर किसी एक का भी जवाब यस आता था तो फाइनेंस। पहले हमने की थी फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज 5 क्वेश्चंस में से किसी एक का आंसर भी यस आ जाए, वो क्वेश्चन भी इंशाल्लाह रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? तो उसको फाइनेंस लीज कहते थे। फाइनेंस लीज के अंदर पीएनएल के अंदर क्या आया करता था? इंटरेस्ट इनकम, और डेप्रिसिएशन भी आती थी। क्यों? एसिड की किताबों से निकल जाता था, याद है? फाइनेंस लीज में एसिड लेसर किताबों से निकाल देता था। ठीक है। लीज रिसीवेबल बुक करता था। ठीक है। जाग जाओ भाई, पीएनएल के अंदर रिवीजन चल रही, रिवीजन जी। इंटरेस्ट इनकम आती थी और बस। उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल आता था,
वो अलग अलग तो कर ही लेते थे हम, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ सकता था एडवांस के सवालों में, या ईयर एंड डिफरेंट होता था, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग लीज। अगर लेसी के किए गए 5 सवालों का जवाब नो आ जाता था तो लीज ऑपरेटिंग कहलाती थी। एसिड किताबों में लेसर के ही रहता था, और लेसर आया कमाया घिसाया वाली एंट्रीज करता था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको नजर आता था रेंटल इनकम और डेप्रीसिएशन पीपीई की। यहाँ पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो राइट ऑफ यूज का लेता था ना लेसी, यहाँ पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो पीपीई का ये लेसर लेता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आता था, और बैलेंस शीट के अंदर रेंट रिसीवेबल भी आ सकता था और अनअर्न्ड रेंट भी, एडवांस या अनअर्न्ड जो भी कह लें, ठीक है जी। तो ये कुछ बात हुई थी। फिर इनके नोट भी होते थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन करते रहा करें, इससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। नोट जबानी अब करता हूँ, बहुत लंबी बात होती जा रही है। इसके नोट की तो बात नहीं की हुई। इसका जो नोट होता था उसके अंदर लीज नाम होता था उसका, लीज। लेसी के नोट का नाम होता था लीज। जनरल डिस्क्रिप्शन होती थी और मैच्योरिटी एनालिसिस। फाइनेंस लीज में लेसर की नोट जो बनता था उसका नाम होता था फाइनेंस लीज। जनरल डिस्क्रिप्शन अंग्रेजी लिखते थे, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन भी बनती थी। और ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर का सिर्फ जो नोट बनता, मैं लीज के नोट की बात करूं, ठीक है। लीज के नोट में सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी एनालिसिस बनता था। ये तो लीज के नोट हो गए। फिर लेसी के नॉर्मल तरीके की लीज के अंदर हम लीज के नोट के साथ राइट ऑफ यूज का नोट बनाते थे, लाइक IAS 16। और लेसर की फाइनेंस लीज के अंदर हम जो है वो लीज के नोट के साथ, सॉरी, लेसर की ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम लीज के नोट के साथ पीपीई का नोट भी बनाया करते थे, जो हमने सीखा होगा IAS 16 के अंदर, ठीक है। वो नोट कैसे बनता था वो भी आपको सारा पता है ना। बाकी इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि तकरीबन आज के लेक्चर के अलावा भी मेरा अंदाजा है कि कम से कम 5 लेक्चर इस पे और लगेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे घर बैठ के ये लेक्चर ले रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर करें आप अपनी अवेलेबिलिटी को कल, ठीक है। आज भी हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर ही वो काम करेंगे। मिसिंग रेंटल्स वाली बात जो शुरू की थी, आज एक सवाल वो करके, डेटॉल वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था, डेटॉल वाला सवाल दिया था ना होमवर्क में, ठीक है। वो सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्विकली। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स पढ़ाने हैं लेसी के, ठीक है। वो ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक कल के लेक्चर से एज सच नहीं होगा, लेकिन कल के लेक्चर में जो नहीं होगा फिर ऑनवर्ड्स उसके लिए मसला है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली हुई हैं। अब सब सवालों को इकट्ठा करना शुरू करना है। लेसर की जो ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है उसके अंदर जो प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं वो करने हैं हमने। फिर लेसी के अंदर भी 1-2 सवाल और मजीद हमने करने, नहीं अगले 5 से 6 दिन हमने एक तो सवाल करने हैं काफ़ी सारे। कुछ सवाल मैं करवाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क देके अगले दिन डिस्कस करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट थेरेटिकल डिस्कशंस रहती हैं, जैसे लीज की क्लासिफिकेशन के वो लीज है या नहीं है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ टॉपिक हम मतलब 5वें या 6ठे दिन, 5वें दिन होपफुली हम 5वें लेक्चर में वो भी कर रहे होंगे। उसमें से इस दफ़ा भी सवाल आया है, पूरा लीज के अंदर सवाल ही वही आया है। उसने सिचुएशन देकर कह दिया बताओ ये लीज है या नहीं है, जिस चीज़ को बच्चे जो है वो ईजी ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बहरहाल। IAS 41 एग्रीकल्चर का मैंने पेंडिंग कर दिया था, विच लीज से पहले करवाना था। तो 5वें दिन के एंड पे फिर हम इंशाल्लाह वो शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट में हाफ लेक्चर उसको चला के इसकी बाकियात को पूरा करेंगे, फिर वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर IAS 21 कर लेंगे। होपफुली रिजल्ट से पहले पहले ये दोनों हो जाएंगे। रिजल्ट के फ़ौरन बाद हम IAS 12 स्टार्ट करेंगे, डेफर्ड टैक्सेशन, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले दिन जो पहले लेक्चर के अंदर ट्रेंड दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि IAS 12 में से 15 से 20 नंबर के, 15 से 18 नंबर का सवाल पक्का आ रहा है, ठीक है। लीज में से भी हर दफ़ा सवाल आता ही है, ठीक है। तो खैर ये थोड़ी सी बात करनी थी। आपने समरीज इस तरह से बेशक बनाया करें, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन आपने रिवाइज समरीज हमेशा यहाँ से किया करनी है। तो क्विकली इसको जरा रिवाइज करते हैं, आप लोग भूल रहे थे ना कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर लेसी की नॉर्मल लीज है,
जिसमें राइट ऑफ यूज, और ये क्विकली करना है जरा, 10 मिनट का टारगेट रखें, ये सारा रिवाइज करना है। इसमें जो छोटी मोटी चीज रहती है वो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी थियोरेटिकल बात की तरफ जाते हैं। थोड़ा जागते रहे, थ्योरी है बहुत इंटरेस्टिंग, जिस तरह से हमने वो शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू के लिए नहीं एग्जाम्पल्स ही बनाई थी, इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको अभी लेसी की डिस्क्लोजर्स के अंदर भी वो आपको मैं करवा दूं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं, ठीक है। अगली बात यह है कि हाफ लेक्चर में कोशिश करूंगा ये थ्योरी करके, फिर अगले हाफ लेक्चर के अंदर मिसिंग रेंटल वाले आपको 2 सवाल होमवर्क में दिए थे, 2 या 3 थे, उनमें से जो एक सबसे मुश्किल लगेगा आपको वो करेंगे। डेटॉल वाले सवाल में भी वही कॉन्सेप्ट था, उसको जरा क्योंकि डिस्कस किया था सिर्फ, उसमें प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग भी है, वो सवाल आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। फिर कल से हम जो है वो, और कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर, कल से हम हर तरह का सवाल करेंगे, पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आज जो नहीं आए वो नहीं आए, कल अगर नहीं आएंगे तो वो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। ये तो मैंने प्लान ही ऐसे किया हुआ था कि जो चीज़ चल रही थी कुछ वही हो, मिसिंग रेंटल्स वाली बात, और कुछ थ्योरी ऐसी हो जाए जो कल वाले लेक्चर के साथ ताल्लुक ना रखती है, ठीक है। सफ़र किया हुआ मुझे पता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आप नींद में भी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन आपको आज फ़ायदा होगा आने का, ठीक है इंशाल्लाह जी। लेसी राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी जब रिकॉर्ड करता है नॉर्मल लीज में, तो वर्किंग में क्या करते हैं हम, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स लेते हैं। अमाउंटिंग स्केड्यूल बनता है जो कि पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट होता है, और ओनरशिप में ट्रांसफर होना हो तो लीज पेमेंट में आता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, अगर रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, और वो कौन सी, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। ये डेटॉल वाले सवाल में भी अप्लाई हुआ था, एक्सपेक्टेड, लेसी के लिए एक्सपेक्टेड टू बी पेड लेना है, और लेसर के लिए जो लिखा हो वही ले लेना है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्रीज की बात करें तो आपको कहा था, अच्छा तरतीब से चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में अभी बताया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल आता है, ठीक है। और ये बात वैसे आपको अभी बताई नहीं है, लेकिन राइट ऑफ यूज शायद बताई भी थी। राइट ऑफ यूज जो है वो भी कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों पर हो सकता है, ठीक है, बता दिया था। चलो, नोट के अंदर लीज का नोट बनेगा और राइट ऑफ यूज का, ठीक है, ये भी आपको समझाया है। 3 चीजें आपको बताई थी कि वो वर्किंग 1-2 में नहीं आती, लीज अमाउंटिंग स्केड्यूल में नहीं आती, बल्कि बारों बार जनरल एंट्रीज में जाती हैं। वो 3 चीजें कौन सी थी, आईडीसी, इंस्टॉलेशन और डी इंस्टॉलेशन कह लें, डी कमीशनिंग कह लें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है बेसिकली, तो ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये बारों बार, आईडीसी, इंस्टॉलेशन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मैं प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग का असल लफ्ज तो खैर हम पढ़ेंगे जाके I-37 में, 2 से 3 दिन लगने हैं, फ्रिक 1 है इसके ऊपर, ठीक है। बहरहाल डिसमेंटलिंग कॉस्ट, मैं यूं कह देता हूं, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये 3 चीजें जो हैं ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जाती हैं, यूं कहा था हमने, ठीक है ना। ये बारों बार इधर नहीं आती, ठीक है, ये 3 चीजें बारों बार, ओके। अब राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, राइट ऑफ यूज डेबिट, आईडीसी इंस्टॉलेशन क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग क्रेडिट, लेकिन उसकी क्या चीज, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमने लाइफ के एंड पर डी इंस्टॉल करना है। लेसी ने जो एसेट इंस्टॉल किया, लाइफ के एंड पे इसको डी इंस्टॉल करना है, तो लाइफ के एंड पे ये पैसे देने हैं मजदूरों को, तो लाइफ के एंड पे जो पैसे देने हैं उनकी आज की वैल्यू तो सेम नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसको एसेट की कॉस्ट में आज ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी एसेट के इंस्टॉल होने की वजह से होने वाला खर्चा है जो एंड पे लायबिलिटी बन गई है, जिसको उतारना पड़ेगा। खैर, उसके बाद अगली वही नॉर्मल एंट्रीज थी, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन करेंगे, राइट ऑफ यूज की, ठीक है। ओनरशिप में ट्रांसफर होना है तो यूजफुल लाइफ पे, अगर नहीं ट्रांसफर होना तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। याद आया कुछ? अगले नोट पढ़ें, पेनल्टी हो तो उसको ऐड कर देंगे, अगर लीज पे कब ऐड करेंगे, अगर रीजन सर्टेन हो के वो एक्सरसाइज करने जा रहा है। कहां पे ऐड करेंगे, लीज पेमेंट में, कहां पे, एंड पे, वो इंसेंटिव था फर्स्ट वाला, ठीक है। लीज पेमेंट टर्मिनेशन करनी है, अगर पेनल्टी देकर टर्मिनेशन करनी है तो एक तो जिस दिन वो आप रीजनेबल सर्टेन हो के आप टर्मिनेट कर दोगे तो एक तो लीज को उस दिन रोक दोगे, और उस दिन अगर कोई पेनल्टी है तो वो लीज पेमेंट में ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर और अगर कोई इंसेंटिव होगा तो वो पहली इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दोगे। नहीं, लेके तो सब कुछ ही पहले आते हैं। असल में क्या कहानी होती है, कहानी यूं चल रही है कि हमारी ये 3 साल की लीज है, ठीक है, हमने इसको एरियर में किराए देने, तो यहां पे क्या आ गया, रेंटल, यहां पे क्या आया,
रेंटल, यहां पे क्या आया, रेंटल। ये तीनों कहां आते हैं? उसके बाद पीओ हो सकता है या जीआरवी हो सकता है या इवन पेनल्टी भी हो सकती है। ये सब कुछ ही प्लॉट इधर होगा, लेकिन ये सब कुछ कहां आता है? ये भी इसे इधर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इंसेंटिव होगा तो वो पहले रेंटल में से आपको था नेट कर देना, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो कहता है, मैंने आपसे एक डिस्कशन की थी, वो डिस्कशन क्या थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन कौन से वाला इस्तेमाल करता है। एक और ओपन कर लेते हैं, यहां पे आके पढ़ा था हम, एक चीज पेंडिंग थी, आज वो भी कर लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट्स की डिस्कशन की थी, हमने कहा था लेसर, जो नॉर्मल लेसर है वो इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, जो वो खुद निकालता है, छुपा हुआ रेट, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो तो हायर ऑफ मार्केट रेट या इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, और अगर लेसी होगा तो वो भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट ही यूज करेगा। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब एक बात थी कि अगर लेसी को लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट नहीं पता तो लेसी विल यूज हिज ओन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, ठीक है। ये परिचय में आपको गिवन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाने लगा हूं आपको, क्योंकि अब पॉइंट वो आ गया था। ये देखें, द लेसी विल यूज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ठीक है। इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमिन्ड, अगर वो है, अवेलेबल है, तो आप वो यूज करेंगे। समटाइम्स लेसी might not be able to ascertain the interest rate implicit in the lease. In that case, lessee would use lessee's incremental borrowing rate. अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझाने लगा हूं, कहां पे समझा दूं, यहां पे करके समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे बच्चों, लेसी है वो जनाब गया बैंक के पास और लेसी के पास एक लोन है मिसाल मौजूद, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उसके पास, एग्जिस्टिंग लोन्स हैं लेसी के, ठीक है जी। उसमें लोन ए है, ठीक है, एक लोन है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। अब जब लेसी बैंक, ये बंदा जो है ये बैंक के पास अगला लोन लेने जाएगा, लोन 2, तो आपके ख्याल में इसको इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटेड मिलेगा ना, रिपीट कस्टमर ना, भाई ये लोन है, रिस्क बढ़ रहा है, अगले पैसे अभी वापस नहीं किए हैं और दोबारा से लोन लेने आ गया है, तो बैंक वाले कहेंगे भाईजान अब के लोन आपको मिलेगा 12%। तीसरा लोन लेने जाएगा तो ये 15%, मिसाल के तौर। अब लेसी गया बैंक के पास लोन लेने, तो बैंक ने कहा मेरे चांद इस बार 18%, इस बार लेसी ने कहा मैंने नहीं लेना लोन, मैं एसेट ही लीज करवा लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं जी, मैंने नहीं लेना लोन, मैं एसेट ही लीज करा लेता हूं। मैंने तो लोन लेकर एसेट ही लेना था ना, मैं एसेट ही लीज करवा लेता हूं। इसका मतलब इसने लोन नहीं लिया। अब अगर ये लोन लेता तो कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट था, ये है इसका इंक्रीमेंटल बोरिंग। अभी लिया नहीं है जो लोन, जो ले लिया वो तो इसका इंटरेस्ट रेट करंट है, ये करंट एग्जिस्टिंग रेट है। अगर मजीद लोन लेता तो कितने परसेंट पे मिलता, नहीं लिया तो ये क्या है 18, इसका इंक्रीमेंटल। अब अगर ये लेसी लीज पर एसेट ले लेता है और इसको नहीं पता इंप्लिसिट रेट, तो ये कौन सा रेट यूज करेगा, 18% जो इसका इंक्रीमेंटल। तो यूं लिख लेते हैं इसको कि if lessee borrows another loan या एक्स्ट्रा लोन, मजीद लोन ले, अगर लेसी मजीद लोन लेता है तो जो लिया नहीं है अभी, अगर लेता तो 18% में मिलता, ठीक है। ये जो लेसी ने लोन लिया नहीं है अगर लेता तो इसको 18 पे पड़ता, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। क्या कहते हैं जी, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट।
अच्छा बच्चों, ये पर्चे में आपको गिवन होगा, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको यहाँ पे बताया है कि ये होता क्या है, ठीक है, सही है, उस दिन पेंडिंग हो गया था ना, ओके, नोट करना तो कर लें लेकिन जल्दी से, यहाँ पे करके ना ऐसे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, इसको आप इसके साथ ही पेज नंबर 67 चल रहा था थे इसके समरीज वाला, जल्दी करें 10 मिनट मैंने सोचा था लेकिन यह बीच में आ गया, अब इसका क्या करें। जी बच्चों चलें आगे। अच्छा अच्छा जी, ये तो होगी बात नॉर्मल लीज की, लेसी की शॉर्ट टर्म लो वैल्यू लीज भी है, अभी मैं रिवाइज करवा के आ रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं जी, वर्किंग में रेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, बिल्कुल वैसे ही मैंने कहा था जैसे ऑपरेटिंग लीज लेसर की है वैसा ही ये नॉर्मल, ये सिंप्लीफाइड अप्रोच के अंदर बस वहाँ पे आया कमाया होता था, यहाँ पे गया खर्च हुआ, ठीक है, और डेप्रिसिएशन नहीं होती क्योंकि एसेट तो इसके पास होता नहीं है। तो रेंट एक्सपेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कौन सी करते हैं, रेंट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, सिर्फ डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम होता है, ठीक है। और नोट मैंने बनवाया नहीं है, बहुत सिंपल है, बना लेंगे किसी वक्त, रेंट एक्सपेंस का नोट बनता है, बस यही रेंट एक्सपेंस लिख के नीचे लिखा होता है। अभी अब बात करते हैं जाके डिस्क्लोजर्स की, ठीक है। पीएनएल के अंदर रेंट एक्सपेंस आता है और बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट या रेंट पेबल आ सकता है। जनरल एंट्री गया खर्च हुआ, फॉर बोथ रेंट पेबल एंड प्रीपेड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट पेबल, हम कहा करते थे, ठीक है, सही है ना, कोई मसला। उसके बाद हमने बात शुरू की लेसर की, बल्कि ये पहले कर ली थी, खैर लेसर सिंपल लेसर है, तो सिंपल है तो दूसरा कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरर डीलर, ठीक है। तो सिंपल लेसर जो पहले शुरू किया था उसमें वर्किंग में जीआई एनआई मॉडर्न स्केड्यूल एनआई से स्टार्ट करते हैं, ओनरशिप में ट्रांसफर होना हो तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन इफ रीजनेबल सर्टन, वो तो वैसे ही है, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी, कौन सी वाली, एग्रीमेंट वाली, वो केड़ी नकली होंगी मतलब सही है, एग्रीमेंट वाली और यूजीआरवी, ठीक है, सही है। अच्छा, नोट फाइनेंस लीज का बनेगा बस, क्योंकि एसेट तो किताबों से निकल जाता है, जिसमें जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस और रेकंसिलिएशन आएगी। पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम जाएगी, लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ सकता है, ये रिवाइज करवा के है। जनरल एंट्रीज में एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये इंशाल्लाह ना ये जो छुपाया हुआ है ये अब कल आ जाना लाजमी, होपफुली कल हम ये आईडीसी वाला काम करेंगे। एक आईडीसी बची है अभी तक, मैंने आपको लेसी की लीज में आईडीसी करवा दी थी, आपको ऑपरेटिंग लीज लेसर की उसमें भी आईडीसी करवा दी थी, मैन्युफैक्चरर डीलर के अंदर तो आईडीसी वैसे ही क्या होती है, सेलिंग एक्सपेंस, याद आ रही हैं बातें, ईद से पहले की थी, ठीक है। तो अब रह क्या गया, फाइनेंस लीज में लेसर की फाइनेंस लीज में आईडीसी का ट्रीटमेंट, तो ये होपफुली कल करेंगे क्योंकि आज बच्चे पूरे नहीं है, कल कर लेंगे इंशाल्लाह शुरू इसको, ठीक है। बहरहाल रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट किताबों से निकाल देता था, और उसके बाद कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्रीज करता था, याद है। पेनल्टीज विल आल्सो बी एडेड इन लीज पेमेंट इफ रीजनेबल सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन, ये दोनों के लिए है, लिखा यहाँ पे हुआ है, देखो ना, अगर पेनल्टी डाली हुई है आपने, पेनल्टी अगर डाली हुई है तो लेसी ने वो पे करनी है, लेसर ने वही रिसीव करनी है, ठीक है ना। तो ये पेनल्टी है ना, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये 0.3 यहाँ पे पेनल्टी का आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना, वही वाला पॉइंट इसके लिए मतलब यहाँ लिख लेते हैं, फॉर लेसी ऑल्सो ऐड कर देंगे, कब ऐड करेंगे जी इसको, जब रीजनेबल सर्टन हो के वो कैंसिल करेगा तो फिर ऐड, वो लेसी अपनी लीज पेमेंट में ऐड करेगा, लेसर भी अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, लेसर विल यूज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये समझा दिया होगा आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में क्या करना है, वर्किंग में रेंटल इनकम कैलकुलेशन करनी है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, या कोई और बेसिस बताया था हो अगर सूटेबल तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड ने कहा कर दे, बाय ओपनिंग अ कॉलम ऑफ डेट एंड
नोट ऑपरेटिंग लीज का बनेगा जिसमें जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी एनालिसिस होगा, रेकंसिलिएशन नहीं है, और पीपीई का नोट बनेगा जस्ट लाइक IAS 16। ठीक है जी, ओके। P&L रेंटल इनकम डेप्शन, बैलेंस शीट में पीपीई और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड। ठीक है, एसेट खरीदा और IDC ट्रीटमेंट समझा दिया था। ठीक है, फिर आया कमाया घिस गया। डेप्शन के लिए आपको कहा था कि एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्शिट करना है और IDC को लीज टर्म पे, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है ना, एसेट की लाइफ 10 साल है, सिर्फ 2-3 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है, वापस आएगा फिर लीज पे देगा, वापस आएगा फिर लीज पे देगा, थोड़े थोड़े अरसे के लिए दे रहा होता है। तो ये जो लीज टर्म है, ये जो IDC पे किया ना वकील को, ये जो पैसे दिए हैं, ये सिर्फ इस लीज के लिए फायदा दे रहा है, इसलिए लीज टर्म पे इसको डेप्शिट करना है। ठीक है, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज करें अब बात को, हैं बच्चों को नींद आ रही। मैन्युफैक्चरर डीलर फाइनेंस लीज हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऐड हो जाती थी, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ओके, यहां पर सब कुछ सेम है, सिर्फ एडिशनल क्या था, सेलिंग प्रॉफिट आ जाता था और सेलिंग एक्सपेंस में IDC आ जाता था सिर्फ पहले साल में। ठीक है, बाकी सब सेम है, पहली एंट्री बदल जाती थी। ये इंशाल्लाह होपफुली कल तो नहीं बात हो सके, शायद परसों यहां तक बात पहुंच जाए, ये एंट्री भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, बहरहाल जितनी एंट्री आपको करवाई थी वो आपके सामने है, इंशाल्लाह ये सवाल कल करेंगे मैन्युफैक्चरर डीलर का विद UGRV। ठीक है, बहुत हैवी सवाल बन जाता है। पेनल्टीज विल ऑल्सो बी एडेड इन लीज पेमेंट, वही वाली बात। While calculating net investment, manufacturer dealer lessor will use higher of, ये भी बता दिया आपको। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर विल रिकॉर्ड सेल एट लोअर ऑफ, ये बताया, मतलब थोड़ा सा था लेकिन अभी इस फॉर्मूला में यूज नहीं किया हुआ। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की ऑपरेटिंग लीज हो तो सेम एज सिंपल लेसर, IDC ट्रीटमेंट इज ऑल्सो सेम, वो तो मतलब वैसे ही जाना है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज सिंपल लेसर की है, ठीक है, उस जैसा ही ट्रीटमेंट करना है, ये देख लेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्कशन ये परसों कह रहा हूँ ना कि जब ये एंट्री करवाऊंगा इसी के साथ ही ये वाला काम भी करना है हमने। ठीक है ना जी, बोले बोले। हाँ, सेल को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मार्केट, यही तो मसला है। ये सवाल करवाएंगे तो समझ आएगी, यही तो कह रहे हैं बच्चे कि अब सवारियां पूरी हो जाएं इंशाल्लाह, कल से तो बस यही काम है। सब कुछ कर लिया अब हमने, सब कुछ किया हुआ है कॉन्सेप्चुअली। जो कॉन्सेप्चुअली अगर कोई चीज रहती है ना, मैंने आज करवा देने वो डिस्क्लोजर्स, कॉन्सेप्चुअली जो चीज रहती है वो यही है, लीज आइडेंटिफिकेशन, लीज है भी कि नहीं, वरना कॉन्सेप्चुअली चीजें सारी पहुंची हुई आपके ऊपर। अब बस उनको हमने खतरनाक हद तक जो है वो पेपर्स के अंदर देखना है कि कहां तक जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल। तो मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन मैक्सिमम इस पे लगेंगे, 5 दिन वैसे मेरा प्लान है इस पे लग जाएंगे, बट ये 5 दिन वैसे 5 दिन है जो आपको लीज की मेराज पे पहुंचाएंगे। यानी हम एक क्लास शुरू करेंगे, उसके अंदर हम हर तरह का सवाल कर रहे होंगे, हम लेसी का सवाल कर लेंगे, हम लेसर का भी कर लेंगे, मैन्युफैक्चरर डीलर का भी कर रहे होंगे, तो जो कंफ्यूजन हैं भी वो सारे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने वो IAS 41 को डिले कर दिया था कि ईद से पहले पहले कॉन्सेप्चुअली सारा पूरा हो जाए। अब जो भी होना है ईद के बाद रिवीजन ही होनी है। ठीक है ना, तो 4 लेक्चर छोड़ के जो बंदा आएगा ना वो कल ऐसे ही बैठा होगा, आज जाके ले लें। वो हमेशा ही आपके ये मसले मसाया रहते हैं। अच्छा जी, ये रिवीजन हो गई। अब 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 ये है कि मैं न्यूमेरिकल पे मूव करूं, ऑप्शन 2 ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो आपको करवाता हूँ, क्योंकि वो करना तो है ही न्यूमेरिकल भी। ठीक है, लेकिन अब उम्मीद है आप थोड़ा बहुत, बस एक भाई सो रहे हैं, जरा उनको जगा दें। ठीक है, बहुत जबरदस्त काम होने लगा, अभी देखना चस आ जाएगी। पहले मैं ये अच्छे वाला काम कराता हूँ, इंटरेस्टिंग वाला, उसके बाद ना ये प्रेजेंटेशन की बात शायद मैं फिर आज ना करूँ, ये फिर कल पे ले जाऊंगा, थोड़ा ये बोरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये सफ़र करने लगे 44, ये इंशाल्लाह जब पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव कर जाएंगे। लेसी शेल डिस्क्लोज, भाई डिस्क्लोजर्स ऑफ लेसी आ गए। लेसी क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, पेज 44, बहुत इंपॉर्टेंट, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। Lessee shall disclose information about its leases for which it is a lessee in a single note or separate section in the financial statements. However, a lessee needs not duplicate information that is already present elsewhere in the financial. अच्छा, ये बस ऐसे जनरल सी बात है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, Lessee shall disclose information about its leases for which it is a lessee in a single note or separate section in financial statements. तो कहता है कि एक ही नोट के अंदर सारे लीज की डिस्कशन कर दो या तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है,
तोड़ तोड़ के भी आप डेप्शन के कहीं पे नज़र आ रही है सेलिंग एडमिन के अंदर मिसाल के तौर पे, वो वहाँ पे पड़ी हुई है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर पड़ी हुई है, राइट ऑफ यूज़ अलग से पड़ा हुआ है या पीपी के अंदर क्लब किया हुआ है। बहरहाल आप उसको एक जगह पे भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद यानी कि इस लाइन को अगर मैं कार्ड भी दूं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पढ़ लीजिए आप, लेकिन कार्ड भी दे दो कोई मसला नहीं है, जनरल सी बात है। ठीक है, मतलब आगे पढ़ लो फिर पढ़ लो। हाउएवर अ लेसी नीड्स नॉट डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है एक जगह आपने मिसाल के तौर पे एक नोट बना दिया, ठीक है, अब उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस रेफरेंसिंग भी एक चीज होती है, ठीक है ना, कि आप मिसाल के तौर पे आपने डेप्शन एक्सपेंस लिखा पीएनएल के अंदर, अब वो डेप्शन एक्सपेंस आपने राइट ऑफ यूज के नोट के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप किसी एक नोट के अंदर रेफर कर दें दूसरे नोट के लिए, यानी कि आप क्रॉस रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं। किसी एक जगह अगर आपने एक चीज प्रेजेंट कर दी है तो बार बार दोबारा करने की जरूरत, डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रॉस रेफरेंस इन अ सिंगल नोट और सेपरेट सेक्शन। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही जनरल सी बात थी, पढ़ा दी आपको, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, इसको काट दो। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अ लेसी शैल डिस्क्लोज, जरूरी है ये चीजें, क्या करे जी, अ लेसी शैल डिस्क्लोज फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड। डेप्रीसिएशन चार्ज, जाहिर सी बात है डेप्शन कहां शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का फाइनेंस कॉस्ट में शो कर देगा। ठीक है जी, और ये तो सिंपल हो गए। हाँ, पॉइंट सी से कहानी गेम ऑन होती है। पॉइंट सी से ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा ना आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक जरा नजर मरवा लूँ आपको। वैसे आई थिंक उस दिन खुली नहीं थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमसे, नेट नहीं था आ रहा। हाँ देखा ना, आज तो आ रहा है नेट। जरा पॉज कर दें। अच्छा जी, अब वन नोट पे तो नहीं है, माजरत के साथ गुजारा कर लें। यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी, या अगर आप इनको गौर से देखें तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी के पोर्शन आ गया, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये सारा कुछ कंटिजेंसी कमिटमेंट्स क्या होती हैं बनाना सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ये सारा कुछ सीखना है हमने इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन ही चल रही है, एसेट्स आ गए। ठीक है, अब एसेट्स के अंदर ये पीपीई है, 16 नोट में जाके इसकी तफसील देखी जा सकती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल्स हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। आई थिंक इन्होंने कोई एसेट लीज पे लिया नहीं हुआ। पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद बैठता हूँ नेट लगा के, ये सारी चीज़ें अपनी तरह दोबारा से डाउनलोड करता हूँ, वो जो क्लाउड पे पड़ी हैं। ठीक है ना, तो उसमें फिर पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वैसे देख लूँगा, आपको उसमें नजर आएगा राइट ऑफ यूज फेस के ऊपर भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि इनके पीपीई के अंदर ही राइट ऑफ यूज भी पड़ा हो, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था थोड़ी सी बात जो प्रेजेंटेशन की थी कि आप राइट ऑफ यूज को बैलेंस शीट के फेस पे शो करें पीपीई के नीचे, या आप पीपीई के नोट में जाके एज अ सब नोट उसको शो कर दें, दोनों की इजाजत है। ठीक है ना, खैर कहने का मकसद ये था कि ये आपके ये बैलेंस शीट और इसके आगे नोट्स चल रहे हैं जिसके अंदर डिटेल होती है। जैसे ये पीएनएल आया, अब यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, आगे क्या गिवन है, नोट्स, यानी इनकी डिटेल क्या है। तो ये मेन पीएनएल आता है और इसकी जो डिटेल होती है, अब एडमिन एक्सपेंसेस नोट 28 में जाकर देखें जी उसमें क्या कुछ है। तो चलते हैं जी नोट 28 में जरा जाते हैं, कहीं तो मिल ही जाएगा। ये क्या हुआ, ज़्यादा आगे चले गए। ये देखें, ये सारे असल में चूंकि हमने करने हैं, पढ़ने हैं, ये सारे हाईलाइट हुए हैं, ये सारे हमने बनाने सीखने। ठीक है ना, तो जैसे सेलिंग एडमिन 28 मैंने बोला था, ये एडमिन एक्सपेंस की वहां पर सिर्फ ये एक वैल्यू आ रही थी 3667। ठीक है, क्या कुछ है उसमें, सैलरीज वेजेस हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई है, लीगल प्रोफेशनल चार्जेस हैं, कम्युनिटी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, ये आगे डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे चलें। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है जी, देखो मार्कअप ऑन लॉन्ग टर्म लोन है, मार्कअप ऑन शॉर्ट टर्म लोन है, मार्कअप ऑन शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस है, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीजेस है, लीजेस का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, फाइनेंस लीज इसने लिखा होता नहीं, कोई पुरानी बात होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में आता है ना, लीज का भी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट के अंदर लिखा होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, और मिसाल के तौर पे रेंट है, जैसे रेंट भी तो आता था, हमने अगर शॉर्ट टर्म लो वैल्यू कर लिया क्लासिफाई, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह क्या होगा, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस मिसाल के तौर पे एडमिन में आ रहा होगा,
वो यहाँ कहीं ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर शायद वो पड़ा हो, ठीक है, या फेस के ऊपर भी हो सकता है। अब ये बात मैंने आपको समझानी है, डिस्क्लोज करते हुए लेसी जो है वो क्या करे, पीएनएल का फेस थोड़ा सा बनाऊंगा, 2-3 हेड्स उसमें लिख दूंगा, फिर ऐसे ही आगे सब नोट्स, उसके आगे नोट नंबर लिखकर आगे नोट्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश करने लगूँ कुछ बातें, ठीक है ना, सही है। चलो ये जरा थोड़ा सा आइडिया देना था आपको। अब मिसाल के तौर पर ये क्या हुआ, हमारा दूसरे वाला ये पड़ा जी, मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे मेरा पीएनएल है, क्या नाम है जी आपकी कंपनी का, ऑटम 24 है ना, ऑटम 24 एंड को पीएनएल बन रहा है जी, मिसाल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपको पता है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह चलते चलते, ठीक है, मैं 3 चीजें जो हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं जिनको मैं यूज करूंगा, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, उसके बाद एडमिन एक्सपेंस, ये मैं अब यूज करता जाऊंगा ना, साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, और फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसी डाटा अज्यूम कर लेते हैं जी, 200 रुपये, 505 रुपये ऐसे ही, ठीक है, और 150 रुपये। अब ये क्या कुछ है इसके अंदर, इसकी डिटेल होगी आपके नोट्स में। तो मिसाल के तौर पे नोट नंबर 3 सेलिंग एक्सपेंस का है, नोट नंबर 4 एडमिन का है, नोट नंबर 5 ऐसे ही फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब ये पीएनएल चलता रहा और एंड पे जाके फिर नोट्स, असल में ना ये कहानी क्या होती है, ये जरा मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नोट्स होते हैं ना ये इंटेग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो हम जो बात कर रहे थे वो इस तरह से चल रही थी कहानी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आया था जी, बैलेंस शीट, फिर पीएनएल, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम साथ आ रही है, फिर चेंज इन इक्विटी, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, चल आगे, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे नोट्स हमने बनाने सीखने हैं, ये हाईलाइट हुए हैं ना, ये आपके लिए हुए हैं, ठीक है, ये हम सारे नोट्स बनाना सीखते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो लीगल स्टेटस वगैरह कुछ अंग्रेजियां कौन से स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, चल जा यार आगे, नहीं चल रहा भाई। तो ये सारा कुछ करते करते सिग्निफिकेंट अकाउंट पर बहुत बड़ी सारी अंग्रेजियां लिख के उसके बाद ये जो मैच होने वाले नोट्स हैं ये शुरू हो जाते हैं यहाँ से ऑनवर्ड्स, ये देखो, ठीक है, यहाँ से पीपीई का नोट कह रहा था ना आपको, पीपीई का नोट जैसे बनाना सीखा था वैसे ही है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इक्विपमेंट, टोटल, ठीक है ना। तो ये ऐसे नोट शुरू हो गए। तो क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, चेंज इन इक्विटी होती है, कैश फ्लो होती है, उसके बाद नोट्स शुरू हो जाते हैं। अब वो एक एक 2-2 सफ़े के ऊपर वो पहली चीजें होती हैं, 2 सफ़ों पे बैलेंस शीट बन गई मैक्सिमम, 2 सफ़ों पे इनकम स्टेटमेंट बन गई मैक्सिमम, यानी पीएनएल और ओसीआई उन्होंने अलग अलग कर दिया, एक सफ़े चेंज इक्विटी नजर आ जाती है, 1-2 सफ़ों पे कैश फ्लो बन जाएगी, बस। उसके बाद जो नोट्स शुरू होते हैं तो नोट्स की तो फिर कहानी चली आ रही है, नोट्स चली जा रहे थे, नोट्स चली जा रहे हैं, अभी भी चली जा रहे हैं, ये देखो चलते जा रहे हैं नोट्स, ये सारे नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं, नोट्स हैं, खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया काम, बड़ी मुश्किल से जाके खत्म हो, ठीक है ना। ये कहानी चल रही होती है। तो ये अब पीएनएल बैलेंस शीट सब कुछ के बाद नोट्स, नोट्स, ठीक है ना। तो ऑटम कंपनी, बल्कि यूं करता हूं, नोट साइड पे ना बना लूं इधर, जरा ऐसे तो और अच्छे समझ आ जाए। अगला सफा है जी, अगला सफा है जी, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑटम कंपनी, ऑटम 24 एंड को, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, फॉर द ईयर वगैरह वो उसी तरह से लिखा होता है। अब नोट जनाब नोट नंबर है 3, क्या नाम है इसका, सेलिंग एक्सपेंस, लिखना ही छोड़ गया भाई, भाई तो लिखना ही छोड़ गया। अच्छा जी, ऐसे ही इसके लिए 5-7 लाइनें मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट लाइन है जी, मिसाल के तौर पे एडमिन एक्सपेंस, और उसके बाद है जनाब फाइनेंस कॉस्ट,
इसको इधर बना लेता हूँ अगर आपकी ज़्यादा हो, ताकि आपकी एक पिक्चर में ना ऐसे ज़रा ये बेहतरीन तरीके से आ जाए। यहाँ पे करके कर दूँ नंबर 5 नोट, ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म होगी ना ये, ठीक है, ओके, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चल रही हैं। तो ये जनाब नोट्स के अंदर नोट नंबर 5 आ गया फाइनेंस कॉस्ट। अब ज़रा समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर ये यहाँ से हम कर लेंगे ना ये एग्जाम्पल के अंदर, तो फिर अंग्रेजी में कोई मसला रहेगा ही नहीं, फिर सिर्फ उसको एक नज़र देखना है, हाँ यार वही बातें लिखी हुई हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। ओके, नाउ मैं 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर इसको अप्लाई करते हैं। कहता है पॉइंट सी में, द एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीजेस, इसके बारे में क्या कहता है, दिस एक्सपेंस, पहले क्या कहता है, पहले क्या कह रहा है, सबसे ऊपर लाइन पढ़ो, लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। कहता है शॉर्ट टर्म लीज का एक्सपेंस जो है क्या होता है, रेंट एक्सपेंस होता है ना, वो शो करो, लेसी को डिस्क्लोज करो, यानी कि उसका नाम नजर आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका नाम नजर आना चाहिए। इसको आगे नहीं पढ़ना, पहले यहां तक कर लें। एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसे ही सैलरीज पड़ी हैं, ऐसे ही मिसाल के तौर पे 300, उसके बाद जी अदर एक्सपेंसेस नहीं तो 2-4 और चीजें तो कर लेना, रेंट हो गया, रेंट आता है नॉर्मली, अदर को फिर बाद में करते हैं। रेंट मिसाल के तौर पे 100 रुपए का रेंट आ रहा है, उसके बाद डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज की मैंने एडमिन एक्सपेंस में डाल दी, तो मसला है तो आप जहां पे हो जिससे रिलेट करता हो वहां पे डाल देंगे, ठीक है। 3 रुपए की डेप्शन आ रही थी, और ये कहां पे लिखा हुआ है, ये यहां पे लिखा हुआ है, लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर राइट ऑफ यूज। अब अगर आपका वो लीज्ड एसेट सेलिंग डिपार्टमेंट में है तो भाई वो सेलिंग एक्सपेंस में भी आ सकता है डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। और अगर आपने प्लांट मशीनरी कराया हुआ है लीज, तो प्लांट मशीनरी की डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज भी है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ सकता है। मैंने मिसाल के तौर पे बता दिया आपको एडमिन में डालकर कि डेप्रीसिएशन डिस्क्लोज करो लेसी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए, ये जनाब पॉइंट नंबर ए आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज। ऐसे ही लेसी, अब वो फाइनेंस कॉस्ट में जाकर, चलो वो भी दिखाई देता हूं, फिर तरतीब से चलें तो फिर तरतीब से चलते हैं। इसमें जनाब बैंक चार्जेस आ रहे होते हैं, आपको पता है होंगे कुछ, ठीक है। बस इसका टोटल जो है वो 150 होना है, ठीक है ना। तो कुछ बैंक चार्जेस होंगे, कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स का अभी दिखा के आ रहा हूं, कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, शॉर्ट टर्म लोन या रनिंग फाइनेंस वगैरह का, ठीक है। और यहीं पर आपको नजर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ लीज, ठीक है, लीज लायबिलिटी, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे ऐसे ही 15 रुपए ये भी है। और भी कुछ खर्चे आ सकते हैं, और भी कोई खर्चे मर्चे, कोई बैंक चार्जेस, कोई कमीशन, कुछ और बैंक से रिलेटेड, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट, और ये टोटल कितना है जी 150, ठीक है। और समझ आ रही है बात की। ये लेसी डिस्क्लोज करे, डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, नोट बनाना। डिस्क्लोज करने का मतलब है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, चेंज इक्विटी है, कैश फ्लो है, या नोट्स है, कहीं पे भी बता दो, डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। तो लेसी शैल डिस्क्लोज इंटरेस्ट एक्सपेंस नंबर बी। मैं ऐसे करके समझाऊंगा ताकि यहां से आपको फिर मसला ना रहे, ठीक है। लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्शन एक्सपेंस और राइट ऑफ यूज, मैंने मिसाल के तौर पे एडमिन में डाल दिया, सेलिंग में भी आ सकता था, कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी आ सकता था, ठीक है, मिसाल के तौर पे समझाया। फिर लेसी शैल डिस्क्लोज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज, डन जी। ऐसे ही लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। तो यहां पे मैं आया एडमिन के अंदर, ठीक है, मिसाल ले रहा हूं कि हमने जो ये शॉर्ट टर्म के ऊपर एसेट लिया है, ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। अगेन बात कर रहा हूं सेलिंग, लो वैल्यू को सेलिंग में ले जाएंगे, ठीक है ना। सेलिंग सेल डिपार्टमेंट, सेल मैनेजर्स को हमने लैपटॉप लेके दिए हैं जी लीज पर, तो वो उधर डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब किसी एक जगह पे आना है ना, तो मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, कि हमारा यहां पे आ गया रेंट एक्सपेंस, लेकिन ये रेंट एक्सपेंस किसका है, एक तो रेंट ऊपर भी आ रहा है, ऊपर रेंट बिल्डिंग वगैरह का होगा, ये रेंट अब उसने कहा है बताओ, ये उस रेंट में नहीं छुपाना। और सबसे बड़ी बात, एक होता है हर जगह पर अदर्स वाला कॉलम, यानी आपको जब कुछ समझ नहीं ना आता, आप कुछ चीजें जो है वो लिख लेते हैं नाम से,
और फिर कुछ चीजें जो है इकट्ठी कर देते हैं। जैसे ये देखें, हर एक खर्चे के अंदर आपको ये नजर आएगा। यहां से देखें, सेलिंग एक्सपेंस में सारे नाम लिखते 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 अदर, एंड पे क्या है, अदर एक्सपेंस, जो छोटे मोटे होते हैं इकट्ठे कर देते हैं। एडमिन एक्सपेंस सारे नाम लिखते 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 आगे अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे इकट्ठे करके वो रख देते हैं। ठीक है जी। और फाइनेंस कॉस्ट में तो चलो अदर उसकी नॉर्मली होता नहीं है, इन दो के अंदर सेलिंग एडमिन के अंदर नॉर्मली अदर भी आ रहे होते हैं। ठीक है, जिन्हें बहुत सारी चीजें हम इकट्ठी कर देते हैं जो नाम से लिखना बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस कर रहा होता है। भाई को जगाना जरा, ठीक है जी। नहीं, वो तो अदर एक्सपेंसेस अलग से है ना। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं, क्या आते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी आ गया, फिर एड अदर इनकम कर देते थे, लेस सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट। अदर एक्सपेंस एक हेड है, वो अलग चीज है, उसके अंदर कुछ मोटी मोटी आइटम्स आती है, फाइनल अकाउंट्स में जाकर समझाऊंगा, बनाना भी सीखना है हमने। उसके अंदर हम लॉस ऑन डिस्पोजल डालते हैं, एक्सचेंज लॉस डाल देंगे, WPPF, WWF होता है, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वो कुछ खर्चे उस पर आते हैं, डोनेशन वगैरह आ रहे होते हैं, इस तरह की चीजें वहां पे आती है। ठीक है ना। लेकिन वो अदर की लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, एडमिन से रिलेटेड है, लेकिन छोटी मोटी चीजें हैं उनको क्या फिर अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। एडमिन का खर्चा एडमिन में डालेंगे, लेकिन वो कुछ खर्चे ऐसे आते हैं जो एंड पे आकर हम नहीं किसी नाम से लिख सकते, तो इकट्ठा करके उनको फेंक देते हैं एक जगह। ठीक है ना। अच्छा, तो रेंट एक्सपेंस किसका जी, शॉर्ट टर्म लीज का, शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ये जनाब ऐसे 5 रुपए आ गए। ठीक है, ये कहां पे उसने बोला है, ये सी में बोला। ठीक है, ओके डन। अच्छा, अब उसके बाद ऐसे ही आपको पता है कुछ चीजें चल रही होती हैं और फिर एंड पे आकर एक चीज होती है अदर्स। ठीक है जी। अदर्स मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें थी। अब ये टोटल कितना बनना है, 505 बनना है। ठीक है ना। ऐसे ही पता नहीं वो डॉट डाल दिए मैंने ताकि वो बीच में आप कवर हो जाएगा जी, जो चीज पूरी नहीं हो रही वो इस तरह से पूरी हुई होगी, कुछ खर्चे और भी आ गए। अच्छा, अब अदर्स के अंदर ना मिसाल के तौर पे 1 रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है जी। इस 1 रुपए के अंदर छुपा हुआ है, नॉर्मली पता है क्या होता है, एंटरटेनमेंट हो गई, 0.1 रुपीज एंटरटेनमेंट के थे। ठीक है जी। और ऐसे ही पॉइंट से फिगर को 0.5 आ गया, कोई और खर्चा ऐसे छोटा मोटा। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट कितना रह गया, 4 रह गया, 0.4। ये 0.4 जो है ना जी, ये बेसिकली क्या है, रेंट है शॉर्ट टर्म लीज का। रेंट क्या है, शॉर्ट टर्म लीज का। लेकिन वो शॉर्ट टर्म लीज भी इतनी शॉर्ट है कि 1 महीने के अंदर अंदर भी है। समझ आई बात की। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या है, 12 महीने के अंदर वाली। स्टैंडर्ड ने कहा लेसी 12 महीने के अंदर वाली लीज को शॉर्ट टर्म लीज कहते हैं, तुमने शॉर्ट टर्म लीज का रेंट शो करना है। ठीक है, आज सी लॉ की क्लास नहीं है तो हम इंशाल्लाह थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे। मैंने कहा बता दूं, ऑडिट भी नहीं है आज, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज हम ही हम हैं, लेकिन आगे FAR बने चुके, इसलिए आपको एक जगह पे बस जाहिर रोकना पड़ेगा। तो 11 बजे तक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। भाई पार्ट 2 नहीं शुरू करना आज? ओके, 4 मिनट हैं भाई कह रहे हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड कहता है लेट्स सी प्रेजेंट करो शॉर्ट टर्म लीज का रेंट। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म लीज 1 महीने के अंदर अंदर की है तो फिर इसको नाम से शो करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि इसको अदर्स में डाल देना। यानी ये क्या है जी, ये क्या है बेसिकली, ये कह रहा है वो, इस तरह से कर लेते हैं जी, ब्लू बल्कि ग्रीन कर लें। ठीक है, ये क्या है जी, ये शॉर्ट टर्म रेंट है, शॉर्ट टर्म लीज का रेंट है, शॉर्ट टर्म लीज का ही है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म लीज कौन सी है, विच इज लेस देन 1 मंथ। ठीक है, लेस देन 1 मंथ, ये वहां पे लिखा हुआ था उसने। ठीक है जी। अब ये कौन सा पॉइंट है जी, ये है जनाब पॉइंट नंबर सी। पॉइंट सी ही है, लेकिन पॉइंट सी के अंदर एक बात आगे थी जो मैंने अब इस कलर से हाईलाइट कर दी है। ठीक है, अब जरा जुमला पढ़ते हैं, बात समझ आ रही है? अब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज को डिस्क्लोज करो, इसको कहीं नहीं छुपा सकते तुम, इसको मुंह पे दिखाना है तुमने, कहीं ना। मुंह का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट लॉस के फेस पे पढ़ो,
मतलब यह है कि कहीं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नाम के साथ नजर आए रेंट एक्सपेंस ऑफ शॉर्ट टर्म लीज, नाम के साथ, ठीक है। लेकिन आगे कहता है लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज, दिस एक्सपेंस नीड नॉट इंक्लूड द एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीजेस विच विद अ लीज टर्म ऑफ 1 month और लेस, ठीक है। वो कहता है डिस्क्लोज करो शॉर्ट टर्म लीज के एक्सपेंस को, रेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लीज डिस्क्लोज करो, लेकिन इस एक्सपेंस में ना शामिल करो बेशक वो खर्चा जो शॉर्ट टर्म लीज का है, जिसका टाइम जो है कुछ दिन 10 दिनों के लिए कोई चीज किराए पे लेके आए, नाम से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या मतलब, वो खर्चा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं लेना कि उसको खर्चे रिकॉर्ड ही ना करो, नहीं भी रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसको कहां डाल दो, उसको अदर्स में डाल दो, ठीक है। ए बी सी और सी के साथ ये दूसरा पार्ट किया गया, ठीक है। समझ आती है बात की, चलें आगे। हैं, ये लीज ही थी ना, लीज मतलब किराया, तो लीज ही है ना, मतलब लीज बेसिकली ऑपरेटिंग लीज क्या है, किराया ही तो है, किराया भी तो लिया हुआ है। आपने कहा था ऑपरेटिंग लीज और दूसरे रेंट में फर्क है, ये लीज ही समझ लें। अभी आइडेंटिफिकेशन तो करेंगे बाद में जाके कि लीज है या नहीं है, तो फर्क क्या पड़ता है। अगर लीज नहीं है तो सादा रेंटल वाली एंट्रीज ही हो रही होती है, ठीक है ना, तो एंट्रीज तो वहीं पे आ जाती है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। चले आगे क्वेश्चन, अच्छा वैसे कर रहे लड़ाइयाँ ले रहे, अच्छा जी भाई जाग रहे हैं ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है भाई, नींद वाले भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट, हाँ जी, लेसी शैल डिस्क्लोज, येलो को मिला के पढ़ना है, लेसी शैल डिस्क्लोज एक्सपेंस रिलेटिंग टू लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट। अब ये मैंने कहा था लो वैल्यू एसेट को कहां समझ लेंगे हम, सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट, ठीक है ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर जनाब सैलरीज आ रही हैं, सैलरीज सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज वगैरह आ रही हैं, कमीशन आ रहा है भाई कह रहे हैं। लो वैल्यू कहता है कितना, ये भाई है ये कहता है मैंने आखिरी 4 लेक्चर नहीं पढ़े हुए, अब ये मुझसे पूछ रहा है लो वैल्यू कितनी की वैल्यू लो, लेक्चर लो फिर पता लगेगा, ठीक है। ये हमने जुमे वाले दिन आई थिंक पढ़ा था, हफ्ते वाले दिन पढ़ा था, हफ्ते वाले दिन पढ़ा था, ओह इतवार को नहीं पढ़ा था, हफ्ते वाले दिन पढ़ा था, पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा जी, लो वैल्यू एसेट ऐसा एसेट होता है भाई जो कंपनी अपने रिसोर्सेज से खरीद सकती थी, इतना सस्ता था, लेकिन उन्हें फिर भी लीज करवा लिया, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड हमें गुंजाइश देता है कि आप सादा वाली अकाउंटिंग करो। अब ये हफ्ते की क्लास पढ़ के पता लगा पूरी क्लास उस पर लगी थी, ठीक है जी। सैलरीज हो गई, कमीशन हो गया, और द वन एंड ओनली रेंट एक्सपेंस, और शॉर्ट टर्म हो गया भाई रेंट एक्सपेंस, जैसे यहां लिखा था रेंट एक्सपेंस, हाँ शॉर्ट टर्म लीज का, ऐसे यहां पे रेंट एक्सपेंस लो वैल्यू एसेट का, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे 2 रुपए, मैं अब ये कह रहा हूं ये यहां पे आया, यहां पे भी आ सकता था, जैसे ये यहां पे आ सकता था। अज्यूम क्या किया मैंने आपको समझाते अज्यूम क्या किया है कि ये जो मैंने एसेट लीज पे लिया है, ये मैंने अपने सेलिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए लिया, तो इसलिए उसका खर्चा सारा, अगर यही एडमिन के लिए लिया होता तो इधर आ जाता, यही अगर प्रोडक्शन वालों के लिए होता तो उधर चला जाता, तो ठीक है ना, बस बताना है आपको, ठीक है। तो ये जनाब उसने हमें कहा कि पॉइंट नंबर कौन सा है जी, डी, लेसी शैल डिस्क्लोज, लेसी शैल डिस्क्लोज क्या, रेंट एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट। आए कहता है ऐसे ही जनाब चल रहा होगा काम, और आगे आएंगे अदर्स, ठीक है जी। अदर्स में ना जी, हाँ मिसलेनियस जिनको कहते थे, अदर्स के अंदर मिसाल के तौर पे को 0.2 एक खर्चा पड़ा था, ठीक है, कहीं नहीं क्लासिफाई हमने इधर डाल दिए छोटे मोटे, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। इसको मैंने करना है लेट से 0.3, ऐसे ही फिगर है बस ऐसे, ठीक है ना, 0.3। अब इसमें 0.1 एक चीज़ है, उस चीज़ का नाम है, ऐसे ही करूँ ना हाईलाइट, ये जो 0.1 है ये एक लो वैल्यू एसेट है, ये क्या है जी, एक लो वैल्यू एसेट का रेंट है, लेकिन वो लो वैल्यू एसेट का लीज टर्म भी साल से कम है, यानी कि लो वैल्यू भी है और शॉर्ट टर्म भी है। अब पहले क्या कहा स्टैंडर्ड ने, लेसी रेंट एक्सपेंस ऑफ लो वैल्यू एसेट डिस्क्लोज, शैल डिस्क्लोज करो। और अगली लाइन में भी क्या कहने लगा है, अभी बता वहां से पढ़ाता हूं, अगली लाइन में ये कहेगा लेकिन इसके अंदर नहीं शामिल करने की जरूरत ऐसे लो वैल्यू एसेट के रेंट को जो शॉर्ट टर्म भी हो, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं भाई, बस एक बात पूरी कर लूं फिर पार्ट 2 शुरू करना, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा जी मिसाल के तौर पे ये एक लैपटॉप है, ठीक है जी, यहां पे क्या लिखा था रेंट शॉर्ट टर्म लीज का, चलो ये लैपटॉप है और
इस लैपटॉप की जो लीज टर्म है वो 9 मंथ्स है, लेट से, मैंने मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। ये तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये भी डी का ही दूसरा हिस्सा है, ये मैं यूं लिख देता, ठीक है, ये तो डी पूरा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ें आप, लेसी shall disclose expense relating to low value asset. This expense shall not include expense relating to short term lease of low value. अब बात समझ आई? तो ये पूरी कहानी ऐसे समझ आती है। लेकिन वो उसकी अपनी जो कंडीशन है ना सर, लो वैल्यू एसेट है, शॉर्ट टर्म लीज है, तो उसकी हम अलग से स्टोरी लेंगे। देखो बेटा, ऑप्शन है ना, एक लैपटॉप है तो सिंप्लीफाइड अप्रोच में आ सकता है। अब उसको गया खर्च हुआ वाले हिसाब से रखें या बस रेंट एक्सपेंस बुक कर लेने का, अगर 9 महीने से नीचे का है तो उसको अलग से, बेसिकली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है यार, अकाउंटिंग तो वही चल रही होगी जो आपने करनी है। लेकिन जो रेंट एक्सपेंस की आप एंट्री नहीं करते थे, गया खर्च हुआ की एंट्री की, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, वो एंट्री के जो एक्सपेंस निकला है, क्या वो बैलेंस शीट में कहीं पर, इनकम स्टेटमेंट में कहीं पर नाम से नजर आए या नहीं? तो अगर वो लो वैल्यू एसेट शॉर्ट टर्म भी है तो फिर देखो ना, अगर शॉर्ट टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म लीज है तो उसको तो नाम से शो करना है, ठीक है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म है लेकिन लो वैल्यू भी है तो वो फिर अदर ऑप्शन नहीं है, वो कहता है जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, करना चाहो तो आप जो मर्जी करते रहो भाई, करने को तो आप जो मर्जी करते रहो, ठीक है। मेरे ख्याल में यही टेक्निकल बातें थी। उसके बाद देखें, ये मैंने वैसे भी आपको पढ़ाना है, ठीक है। वो क्या है जी, चले जी, हो गया। लेसी शैल डिस्क्लोज डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंस रिलेटिंग टू, लेसी चल रहा है ना, लेसी की दो तरह की लीज थी। एक सिंप्लीफाइड जो आपने छुट्टी करनी पड़ी हुई, ठीक है, उसके अंदर दो तरह की लीज होती थी, शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू। तो शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू के अंदर अगर हम एग्जेम्पशन की तरफ चले जाते हैं तो हम रेंट एक्सपेंस बुक करते हैं, तो वो रेंट एक्सपेंस आपने शो करना है, शॉर्ट टर्म का हो या लो वैल्यू का। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है और 1 महीने से भी कम है, या लो वैल्यू है और शॉर्ट टर्म भी है, तो इनको अदर्स में भी डाल दोगे तो काम चलेगा। ये उसने बता दी, इजाजत दे दी हमें, ठीक है। बाकी ये इजाजत होती है, आप चाहें तो जो मर्जी करें, कम से कम ये करना है। इससे कम करोगे तो आपने IFRS 16 की बात नहीं मानी, इससे ज्यादा करते तो करते रहो। आपको लगता है यूजर को अच्छा लगेगा अगर हम वो भी अलग से शो करें तो करो यार, मना नहीं है, कम से कम ये करो, इससे कम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये नहीं करना कि ये 2 भी यहां पे डाल दो अदर्स में, ये नहीं करना कि ये 5 जो है ये डाल दो यहां पे अदर्स में, ये करने की इजाजत नहीं है ये करने की। बेटा मैं कह रहा हूं लो वैल्यू है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लो वैल्यू है तो शो करो, इजाजत नहीं है इधर जाने की, ठीक है ना। बस इतनी सी बात। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। लेसी शैल डिस्क्लोज व्हाट मत्थे पे व्हाट, एक्सपेंस रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स। इसको तो काट देना आगे। अच्छा, अब ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स क्या होती है, को बताएगा? डिफरेंट, जैसे हमारे सवाल में आई थी, वो हमने सवाल एक होमवर्क में लिया था, पहले साल में 20 रुपए किराया, दूसरे साल में 30, तीसरे साल में 35, है ना। वेरिएबल लीज पेमेंट ये नहीं है, वेरिएबल लीज पेमेंट ये नहीं है। ये वेरिएबल कहां से यार, स्टार्ट ऑफ एग्रीमेंट बैठ के डिसाइड किया मैंने और आपने कि भाई ये पकड़ो एसेट, देखो ये लीज पे लिया आपने पहले साल इसका 100 रुपए किराया देना है, दूसरे साल 50 देना है, तीसरे साल 30 देना है। अब इसमें वेरिएबल क्या है, ये तो मैंने फिक्स कर दिया है, ये तो तय है, कोई चेंज नहीं आएगी 3 साल में, इस किराए में कोई चेंज नहीं है किसी भी वजह से। ये वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं है भाई, ये वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं है, पहले सुनते लो, ठीक है। ये वेरिएबल लीज पेमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि 3 साल में किसी भी सर्कमस्टांस के ऊपर इस लीज पेमेंट ने बदलना नहीं है। अब लीज पेमेंट वेरिएबल कब है भाई, ये ऐसे ले लो, पहले साल किराया 100, दूसरे साल 50, तीसरे साल 30, डन हो गया। हाँ, लेकिन अगर तुमने इसको 5 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल किया किसी दिन में तो फिर 1 रुपया फी घंटा और। तो अगर एक दिन में 5 घंटे इस्तेमाल किया तो ठीक है, 6 घंटे इस्तेमाल किया तो 1 रुपया एडिशनल, 10 दिन में 10 रुपये एडिशनल, 20 दिन में, ये है वेरिएबल। आपने एक प्लांट लीज पर लिया, आपने एक किराया उसके साथ तय कर लिया कि ये तो तुम्हें मिलेगा, उसके साथ ही लेसर ने आपको ये भी कहा कि यार फिक्स किराया तो रखो ना एक साइड पे,
फोटोकॉपी मशीन है मिसाल के तौर ऊपर फोटोकॉपियर बैठा हुआ है, उसने मिसाल के तौर पे फोटोकॉपी मशीन जो है आपसे लीज पे ली है, आप दोनों फोटोकॉपी मशीनें लीज पर देते हो, ठीक है। आपने उसको लीज पर ये एसिड फोटोकॉपी मशीन दी तो उसको कहा भाई साहब 25,000 रुपए मंथली किराया लेंगे आपसे फिक्स। उसके बाद चूंकि आप ये हमारी मशीन है चलने से ज्यादा खराब भी होती है तो पर कॉपी भी आप हमारे साथ तय करें, 25 तो फिक्स हो गया, यानी कि इकट्ठे भी अच्छा सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, सिर्फ फिक्स भी हो सकता है, मैं तो दोनों इकट्ठे करके बता रहा हूं कि फिक्स करके भी साइड पे वेरिएबल रख सकते हैं। कोई यार 25,000 तो आपको हम आपसे हम लेंगे महीने का लाजमी, ठीक है। उसके ऊपर यूं भी कह सकते हैं आप कि अगर आपने हर महीने 100 कॉपियां की तो 25,000 बस, और नहीं लेंगे। उसके ऊपर काउंटर लगा हुआ है ना मशीन के ऊपर, वो बताती है कितनी कॉपीज हो रही है, ठीक है। लेकिन जिस महीने में आपने 100 से ऊपर कॉपीज की सोने वाले भाई, तो फिर अच्छा मैंने कहा उसको जाग तुम भी गए, ठीक है। अगर आपने किसी महीने में 100 से ऊपर कॉपीज की तो हर एडिशनल कॉपी के ऊपर आपसे हमने 2 रुपए चार्ज करने। अब 25,000 तो उसने हर महीने देना ही है। जिस महीने में उसने 100 से ऊपर 50 कॉपियां कर ली तो उसको 100 रुपए एडिशनल देना पड़ेगा। 100 कॉपियों पर करेगा तो 200, 300 करेगा तो इस तरह से वेरिएबल वेरी करती हैं लीज पेमेंट्स, किस वजह से? यूज की वजह से। ये है वेरिएबल लीज पेमेंट। ये वेरिएबल लीज पेमेंट नहीं थी, पहले दिन बैठ के तय हो गया तो कौन सा वेरिएबल भाई? पहले दिन बैठ के एग्रीमेंट में लिख लिया है पहले साल इतना किराया, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, वो वेरिएशन नहीं है, वो फिक्स्ड है, वो फिक्स कर दिया पहले दिन बैठ के। वेरिएबल क्या है? यूज ज्यादा करोगे रेंट ज्यादा लूंगा, यूनिट्स की बेस पर रेंट लूंगा, ये है वेरिएबल लीज पेमेंट, ठीक है। इंशाल्लाह इसको परसों होपफुली इसको करेंगे सवाल के अंदर, परसों या परले दिन, तीसरे या चौथे दिन। मैंने कहा ना 5 दिन लगने हम इस पे, तो तीसरे या चौथे दिन ये वेरिएबल लीज पेमेंट वाला सवाल भी कर लेंगे। फिलहाल तो वो ये कह रहा है अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं लेसी उनको भी डिस्क्लोज करो। यानी वो यूं होगा कि लेसी जो है, फोटोकॉपियर एक लेसी है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसके अंदर वो रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू का जैसे होता था ऐसे ही उसका रेंट एक्सपेंस अलग, या वो राइट ऑफ यूज वाली लीज है, ठीक है, तो वो राइट ऑफ यूज का आपको बताइए इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करेगा। लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे ही अगर वो फोटोकॉपी मशीन है तो वो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर आनी है, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस तो फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेकिन उसका ये जो वेरिएबल रेंट एक्सपेंस है ये कहां नजर आएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। जैसे मैं यहां पे कर देता हूं, एडमिन में जगह है थोड़ी सी, हाँ ये यहां पे हम वेरिएबल, बल्कि यूं कर लेते हैं रेंट एक्सपेंस, क्या करूं, वेरिएबल लीज पेमेंट सीधा ही लिख देता हूं। मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया है कि वो क्या है जी, मिसाल के तौर पे वो, ठीक है, वो आपके रेंट हैं जो आपको आपने तय कर लिया था, उसके साथ आप यूज करते जा रहे हैं। तो अब देखो ना, एक आपने नॉर्मल लीज की हुई है, अगर तो शॉर्ट टर्म लो वैल्यू तो उसका तो रेंट वैसे ही चला जाएगा, ये नॉर्मल लीज है मिसाल के तौर पे, तो इसको राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी होगी, इसका तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर उसके साथ ही कोई वेरिएबल लीज पेमेंट भी जुड़ी है तो लेसी यू मस्ट डिस्क्लोज दैट वेरिएबल लीज पेमेंट ऑल्सो, इस तरह से करके नाम से नजर आना चाहिए। कौन सा पॉइंट है जी? पॉइंट की, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर ही लो यार, ए ना हो पार्ट 2 शुरू ही ना होए थे टाइम मुक जाए।